व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। हम लोग पढ़ रहे थे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड आई नो मंडे के बाद ट्यूसडे वेंसडे को वीडियो नहीं आया तो आप लोग काफ़ी परेशान हो गए होंगे। बट मंडे वाले वीडियो में आपने देखा था मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, थोड़ा सा लो फील कर रहा था। बट अभी आई एम बैक टू वर्क और इस वीक में मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा पाऊं और हम जल्दी से हमारे पार्टनरशिप एक्ट को समाप्त कर लें। आज की वीडियो में बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और पार्टनर की राइट्स के बारे में, पार्टनर की अथॉरिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखते हैं कि आज पार्टनरशिप एक्ट में हमें क्या क्या चीज़ें और डिटेल में पढ़नी है। तो बहुत शानदार रहने वाला है, नोट साथ साथ बनाते चलना और चीज़ें कवर करता चलूंगा मैं आपके लिए सारी। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं आज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का आगे का पार्ट। लेट्स बिगिन। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों वो है ये, द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। सर ये चेंज इन द फर्म का क्या मतलब है? चेंज इन द फर्म का मतलब होता है बच्चों फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा चेंज होना, फर्म के अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें बदलना। चेंज का मतलब है फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होना। बिफोर गोइंग इनटू राइट्स एंड ड्यूटीज वी शुड फर्स्ट नो कि चेंज होता कैसे है या चेंज हम बोलते किसको हैं, कि फर्म में चेंज किसको बोला जाता है। तो बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं कि चार चीजें हैं जिसमें बोला गया है कि मेनली फर्म में चेंज हुआ है। ठीक है, नंबर वन, अगर कोई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हुआ हो। सबसे पहले अगर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हुआ है, उसके बाद किसी पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ हुआ है। इसका मतलब कोई पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर जा रहा है, तो इसको हम चेंज इन द फर्म बोलते हैं। उसके साथ साथ अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, एनी एक्टिविटी डन बियॉन्ड द ओरिजिनल बिजनेस, हम जिस चीज का बिजनेस कर रहे थे हम उससे अलग हटके कुछ कर रहे हैं। मतलब हम लोग नॉर्मली लेट सपोज कि हम गारमेंट्स में डील करते हैं, कि हम गारमेंट्स में डीलिंग करते हैं और अब हमने कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, तो कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है मेजर, है ना। उसके साथ साथ नंबर 4 क्या होता है हमारे पास कि बिजनेस इज कैरिड ऑन even after expiry of term, जितने भी टाइम के लिए बिजनेस हमने फिक्स किया था उसके बाद भी बिजनेस चल रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कब कब चेंज कंसिडर किया जाएगा या चेंज इन द फर्म कब कब कंसिडर किया जाएगा, कि एडमिशन हुआ हो, रिटायरमेंट डेथ हुआ हो, कोई भी एक्टिविटी हुई हो जो बियॉन्ड द ओरिजिनल बिजनेस से हटके हमने करा हो, या फिर एक टेन्योर होता है फर्म का, एक टाइम पीरियड है, अगर वो फिक्स पीरियड पार्टनरशिप है, आपको मैंने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स पढ़ाया, उससे ज्यादा भी हम उस पीरियड से आगे बढ़ के भी हम धंधा कर रहे हैं, तब भी कुछ ना कुछ बदलाव हम कंसिडर करेंगे। ठीक है बेटा। तो सर अब राइट्स में और ड्यूटीज में क्या क्या चेंज होगा अगर ये सब चीजें हुई हैं? तो बच्चों देखो, कोई खास चेंज नहीं होगा। जैसे पार्टनर की राइट्स और ड्यूटीज पहले थी वैसे ही पार्टनर की राइट्स और ड्यूटीज बाद में भी रहने वाली हैं। ठीक है, ये सब आपने लिख लिया ना? डन है जी। चलो देखो बच्चों क्या आता है हमारे पास। अब सबसे पहले सेक्शन 17 क्या बोलता है? आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरिड ऑन। एडिशनल अंडरटेकिंग्स का क्या मतलब होता है? एडिशनल अंडरटेकिंग्स का मतलब होता है हम कोई और नया बिजनेस कर रहे हैं, है ना। तो देखो लिखा हुआ है आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, अगर कुछ भी ऐसे चेंज हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या बोला है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज विल रिमेन द सेम, वो सेम ही रहने वाले हैं। कुछ भी जो राइट्स एंड ड्यूटीज जब तक आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, जब तक आप बता नहीं रहे कि भैया ये बदलाव हुआ है, जब तक आप कोई नया एग्रीमेंट नहीं बना रहे, तब तक वो सेम ही रहेंगे जो पहले थे। दूसरा क्या है? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, जब आप बिजनेस कंटिन्यू करते हो, इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, कि टाइम खत्म हो गया, हमने 2 साल के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया था लेकिन हम बिजनेस अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमारे राइट्स और ड्यूटीज में कुछ चेंज आएगा क्या?
कुछ नहीं, सेम ही रहने वाले हैं। द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स रिमेन्स द सेम एज दे वर बिफोर द एक्सपायरी। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद वेयर एनी एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरिड आउट, अगर आपने कोई अलग से धंधा और ऐड ऑन कर लिया वहां पे, तो यहां पे भी क्या होने वाला है, सेम एज दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स। तो जैसे पहले चलता था वैसे ही अब भी चलने वाला है, तो कुछ भी एज इफ बदलाव नहीं होने वाला है। अब आता है बच्चों हमारे पास रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। पार्टनर्स का क्या रिलेशन है थर्ड पार्टीज के लेके? क्या पार्टनर का थर्ड पार्टीज के साथ कोई भी एक्ट अगर किया गया है तो क्या वो फर्म को बाउंड करेगा? क्या पार्टनर की किसी भी एक्टिविटी से फर्म बाउंड होगी? क्या फर्म बाइंडिंग होगी, फर्म के ऊपर कोई एक्टिविटी बाइंडिंग होगी पार्टनर की? क्या है? तो यहां पे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हम पढ़ने वाले हैं यहां पे पार्टनर्स ऑथोरिटीज। अथॉरिटीज का मतलब ही क्या होता है बच्चों? अथॉरिटीज का मतलब पावर ही होता है ना। अब देखो बच्चों, पार्टनर्स क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये दो तरीके से आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है एक्सप्रेस और दूसरा होता है इम्प्लाइड। सबसे पहला होता है एक्सप्रेस, दूसरा होता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का क्या मतलब होता है? इम्प्लाइड का मतलब होता है सेल्फ अंडरस्टूड चीजें हैं कि ये चीज पार्टनर कर सकता है ना। भाई अगर मैं पार्टनर हूं किसी ऐसी फर्म में जो गारमेंट्स में डील करती है, तो मैं गारमेंट्स बेच सकता हूं, मैं गारमेंट्स खरीद के ला सकता हूं, है ना। तो समझ में आता है कि भैया मैं ये काम कर सकता हूं, ओके। लेकिन क्या मैं बिजनेस से लोन भी ले सकता हूं क्या? बताओ बताओ बताओ, क्या समझ में आता है? तो बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद से समझ में आती हैं कि हाँ ठीक है यार, इनका इस चीज का बिजनेस है, नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है तो मैं कर सकता हूं, राइट। वो इम्प्लाइड है, सेल्फ अंडरस्टूड है, समझ में आता है। इम्प्लाइड का क्या मतलब होता है? सेल्फ अंडरस्टूड। कुछ चीजें सेल्फ अंडरस्टूड होती हैं, वहीं पे कुछ चीजें आपको एक्सप्रेस करनी पड़ती हैं। एक्सप्रेस का मतलब बच्चों एग्रीमेंट में लिखो, एग्रीमेंट बना लो, एग्रीमेंट में लिखो। तो बच्चों इन दोनों में ही कुछ अथॉरिटीज ऐसी होंगी जो हम आगे पढ़ेंगे जो हमें एक्सप्रेस ही करनी पड़ेंगी, कुछ अथॉरिटीज होंगी कि वो इंप्लाइड है, ठीक है। अगर पार्टनर ने नहीं भी कहा तब भी उस एक्टिविटी के लिए फर्म बाउंड है, बाकी सारे पार्टनर्स बाउंड है। क्योंकि शुरू में मैंने आपको पढ़ाया था कि हर पार्टनर इज एन एजेंट। हर पार्टनर एजेंट होता है दूसरे पार्टनर्स का भी, हर पार्टनर एजेंट होता है फर्म का भी। तो जो भी काम एक पार्टनर करेगा उसके लिए दूसरे पार्टनर्स यानी कि फर्म भी बाउंड हो जाएंगी। ठीक हो गया बच्चों? क्लियर हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, ये चीज क्लियर है। देखो जरा क्या लिखा हुआ है यहां पे, क्या दिया है? पार्टनर टू बी द एजेंट ऑफ द फर्म, सेक्शन 18। इसके अंदर यहाँ पे आपको वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो पहले हमने पढ़ी हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है देखो, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड वन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहां पे क्या क्लियरली मेंशन्ड है? म्यूचुअल एजेंसी है भैया, चाहे एक करे चाहे सारे करें, सब पे बाउंड होगा, है ना। It suggests any partner can be the agent of the other partners। तो सेक्शन 18 हमें क्लियरली बता रहा है, क्या बता रहा है? कि एक पार्टनर एजेंट होता है फर्म का फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब है कि वो कोई भी काम करेगा तो उसके लिए फर्म भी बाउंड होगी। ठीक हो गया ना बच्चों? फर्म भी वहां पे क्या होगी? बाउंड होगी। आगे क्या लिखा हुआ है? एक चीज बहुत क्लियर है, देखो यहां पे, द रूल दैट अ पार्टनर इज अ एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल द ट्रांजेक्शंस एंड डीलिंग्स। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्ट डन बाय पार्टनर फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। सावधान इंडिया पॉइंट। सर पार्टनर अगर एजेंट है
दूसरे पार्टनर्स का भी। पार्टनर अगर एजेंट है फर्म का भी, तो पार्टनर अगर चोरी कर ले, पार्टनर दिन में बिजनेस करता है बहुत बढ़िया, रात को जाके चोरी कर लेता है, हमने फर्म को पकड़ लिया कि चलो भाई पार्टनर तो आपका है ना, चोरी करी, तुम भरो इसकी चोरी या तुम जेल में जाओ इसकी जगह पे, क्योंकि तुम्हारा ही तो एजेंट है, तुम्हें ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या ऐसा होगा? तो देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि rule that a partner is the agent of the firm for the purpose of business cannot be applied to all the transactions between the partners themselves. It is applicable only to the act done by the partner for the purpose of business of the firm. ये rule सिर्फ business of the firm पे ही applicable होता है। Perfect. अब पढ़ने वाले हैं बच्चों हम लोग implied authority of the partner. Section 19 important है, आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको अभी पीछे बताया ना कि दो प्रकार की अथॉरिटीज होती हैं। एक होती है हमारे पास एक्सप्रेस अथॉरिटी, एक होती है बच्चों हमारे पास इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो एक्सप्रेस का तो क्या मतलब होता है? जो आपने एग्रीमेंट करा है, जो आपने एग्रीमेंट बना के सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हैं, उसको हम एक्सप्रेस अथॉरिटी बोलते हैं। इम्प्लाइड क्या होता है कि भैया सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये चीज़ें तो होने ही वाली हैं। तो इसके अंदर बच्चों 3 केसेस बन जाते हैं। इम्प्लाइड अथॉरिटी में 3 केसेस बना देते हैं हम, ठीक है। एक तो नॉर्मल सेंस में, नॉर्मल सेंस का मतलब कि नॉर्मल सेंस में इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती हैं, ठीक है। एक स्पेसिफाई कर देते हैं एक्ट्स विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी। सर क्या ये हमें याद करने पड़ेंगे? हाँ बेटा तुम्हें याद होने चाहिए ये कि कौन कौन से एक्ट्स विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी आते हैं। और एक हम बना देंगे एक्ट्स आउटसाइड द इम्प्लाइड अथॉरिटी। एक्ट्स आउटसाइड द इम्प्लाइड अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? भाई देखो कुछ तो जनरल सी बातें हैं, कुछ तो नॉर्मल सी बातें हैं, कुछ तो नॉर्मल सेंस में रूल्स हैं जो आपको समझ में आ जाएगा बड़े आसानी से कि हाँ ठीक है ये पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी है, सही है। कुछ एक्ट स्पेसिफिकली मेंशन करे गए हैं कि ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में माने जाएंगे, इसके लिए वो ये चीज़ कर सकता है, उसको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, इसको एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, माने जाएंगे। और जो भी एक्ट आउटसाइड द इम्प्लाइड अथॉरिटी है उसके लिए आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा, दूसरे पार्टनर से कंसेंट लेना पड़ेगा। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी का ऊपर पूरा सेक्शन है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करो इसको। नॉर्मल सेंस में इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होता है, एक्ट्स कौन कौन से हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर अंदर और कौन से एक्ट्स जाते हैं इम्प्लाइड अथॉरिटी के बाहर, ठीक है। आ जाओ जी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखो सेक्शन 19 अच्छा सेक्शन है, आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 द एक्ट ऑफ द पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल वे बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म बाइंड्स द फर्म। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, कोई भी एक्ट ऑफ पार्टनर जो बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस के यूजुअल वे में और जिस चीज का आप धंधा करते हो उस चीज से रिलेटेड काम करा गया है, वो सब फर्म को बाइंड करता है, वो सब फर्म को बाइंड करता है। इसका मतलब पार्टनर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है जो बिजनेस से रिलेटेड है, नॉर्मल बिजनेस जिस तरीके से चलता है उसी फॉर्म में कर रहा है और बिजनेस के तौर तरीके से कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इम्प्लाइड अथॉरिटी। ऐसा कोई भी एक्ट जो बिजनेस के लिए करा गया है, बिजनेस के पार्टनर की कैपेसिटी में करा गया है और बिल्कुल नॉर्मली करा गया है, उसके अंदर कुछ भी एबनॉर्मैलिटी आपको दिखाई नहीं दे रही, वो सब उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में आ जाएगा। फर्म उसके लिए बाधित है, फर्म उसके लिए बाउंड है, समझे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म conferred by this section is called his implied authority। ठीक है, उसको हम implied authority बोलते हैं। सर कौन कौन सी चीजें implied authority में नहीं आती, वो ये हैं, इन पे मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं आपको एक नॉर्मल जनरल चीजें तो दिखा दूं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए पार्टनर जो है फर्म को बाउंड कर सकता है। वो ये 3 चीजें हैं बेटा, ये 3 चीजें हैं, ये हैं 3 चीजें। सबसे पहली 3 चीज कौन सी है, द एक्ट डन मस्ट रिलेट टू द यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म। इसका मतलब पार्टनर ने जो भी काम किया है वो बिजनेस के काम से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहां पे सबसे पहले नंबर 1 लिखो, एक्ट डन मस्ट रिलेट
विद द बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, पहली चीज फटाफट से लिख दो, जो भी आप काम कर रहे हो वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरी चीज देखो क्या लिखी हुई है, नंबर 2, द एक्ट is such as is done for normal conduct of the business of the firm. The usual way of carrying on the business will depend on nature and circumstances of the firm. इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? जिस तरीके से आप यूजुअली बिजनेस कंडक्ट करते हो, नॉर्मली बिजनेस कंडक्ट करते हो, उसी फॉर्म में किया गया है। एक्ट डन मस्ट बी इन यूजुअल वे ऑफ डीलिंग। ये आपने यूजुअल वे में किया है, कुछ भी अनयूजुअल उसमें देखने को नहीं मिल रहा। तो पहली चीज, जिस चीज का आपका धंधा है उसी से रिलेटेड कोई चीज होनी चाहिए। जिस नॉर्मल वे में आप धंधा करते हो उसी नॉर्मल वे में वो एक्टिविटी हुई होनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या लिखी है, नंबर 3 क्या लिखा है, द एक्ट टू बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म। आपने जो भी एक्ट किया है, एक्ट डन मस्ट बी इन द नेम ऑफ द फर्म। इसका मतलब बच्चों, अगर कोई भी पार्टनर कोई काम करता है बिजनेस का नाम लेके, फर्म का नाम लेके, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि मैं पढ़ाता हूं और मेरी फर्म का नाम है डीसी, ये मेरी फर्म का नाम है डीसी और हम 3 पार्टनर्स हैं, आर पी के, हम 3 पार्टनर्स हैं आर पी के। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी बच्चे के घर पे गया होम ट्यूशन देने के लिए। हम लोग नॉर्मली होम ट्यूशंस भी देते हैं फॉर एग्जांपल, और मैं वहाँ पे गया, मैंने बोला कि मैं डीसी से आया हूँ, मैं फर्म का नाम यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग इसी तरीके से होम ट्यूशंस देने के लिए जाते हैं, यानी कि यूजुअल वे में मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं पढ़ाने के लिए ही गया हूँ, यानी बिजनेस ऑफ द फर्म से रिलेटेड ही काम कर रहा हूं। अब मैं वहां पे कोई भी ऐसा एक्ट कर दूंगा जिस वजह से लॉस हो रहा है, तो वहां पे फर्म बाउंड हो जाएगी। ये एक नॉर्मल सा रूल बोलता है। तो इंप्लाइड अथॉरिटी कहां पे होगी, उसके लिए नॉर्मल 3 चीजें होनी जरूरी हैं कि एक्ट जो हुआ है वो फर्म के नाम से हुआ है, दूसरा फर्म के बिजनेस से रिलेटेड ही आपने काम किया है, तीसरा जो यूजुअल वे ऑफ डूइंग द बिजनेस होता है उसी में आपने ये चीज करी है। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंप्लाइड अथॉरिटी कहां पे कंसीडर करी जाती है। ऐसी 3 चीजें हुई हैं तो आप मान लो कि फर्म बाउंड होगी। सबसे पहले प्राइमा फेसाई, ठीक है। अब कौन कौन से एक्ट्स हैं जो विद इन द इंप्लाइड अथॉरिटी दिए गए हैं कि पार्टनर क्या क्या कर सकता है, उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी में क्या क्या आता है। ये काफ़ी ज़्यादा बोरिंग वे में लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट में, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको चार्ट बनवा दिया, ठीक है। चलो अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पार्टनर एम्प्लॉय अथॉरिटी। नहीं 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 नहीं, एक्सटेंशन एंड यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि इफ पार्टनरशिप बी ऑफ जनरल कमर्शियल नेचर, तो क्या क्या चीजें इंप्लाइड अथॉरिटी में आती हैं। ये सारी की सारी चीजें बच्चों इंप्लाइड अथॉरिटी में आ जाती हैं, सारी की सारी चीजें इंप्लाइड अथॉरिटी में आ जाती हैं। सबसे पहले अ पार्टनर में प्लेज और सेल द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। नंबर 1, पार्टनर में प्लेज और सेल द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, ये इसकी इंप्लाइड अथॉरिटी है बच्चों। ये इसकी इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर आता है कि ये क्या कर सकता है, ये प्रॉपर्टी को प्लेज कर सकता है, प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है पार्टनरशिप की। आगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या दिया है, ही में प्लेज और सेल द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। दूसरा, ही में बाय गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप, वो गुड्स बाय कर सकता है। नंबर 2, बाय गुड्स, ऑफ कोर्स यार पार्टनर है, बिजनेस तो करेगा ही, वो गुड्स तो खरीदेगा ही, बाय कर सकता है बच्चों। और क्या दिया हुआ है, ही में बोरो मनी, कॉन्ट्रैक्ट डेट्स एंड पे डेट्स ऑन अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप। इसका मतलब बोरो कर सकता है, सेटल कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है डेट्स को।
फर्म के होने चाहिए, है ना। अब भाई फर्म के बिहाफ पे कोई ना कोई तो एक्ट करेगा ना। तो एक पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी है कि वो पैसा बोरो कर सकता है, पैसे को सेटल कर सकता है फर्म के डेट्स को। और क्या दिया है बच्चों, और क्या उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी में आ जाता है? He may draw, make, sign, endorse, transfer, negotiate and procure to be discounted promissory note, bills of exchange and checks। ये बच्चों कोई भी promissory note, कोई भी bill of exchange, कोई भी चेक लिख सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, ये भी इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में आ जाता है। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी में पार्टनर की क्या क्या आता है बच्चों, ये हमने कुछ और चीज़ें पढ़ ली। वो परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, और उसके साथ साथ प्लेज कर सकता है, सेल कर सकता है पार्टनरशिप को, प्रॉपर्टी को, बोरो कर सकता है, सेटल कर सकता है डेट्स को। तो ये पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, आपको पता होनी चाहिए। सर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी से बाहर हैं? कौन सी चीजें हैं जो पार्टनर नहीं कर सकता, उसको अधिकार नहीं है, नहीं कर सकता? अगर करना है तो उसको पूछना पड़ेगा पहले दूसरे पार्टनर्स से, यानी इंप्लाइड में नहीं चलेगा, वो एक्सप्रेस में चलेगा। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं? वो भी बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। आर्बिट्रेशन, नंबर 3 आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब समझते हो? देखो जैसे हमारे पास नॉर्मल मुकदमे होते हैं ना कोर्ट्स में बच्चों, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि कोर्ट में जाएंगे तो फिर बहुत सारा खर्चा होगा, बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत सारा समय लगेगा, एफर्ट लगेगा, इससे अच्छा आर्बिट्रेटर के पास चलो। आर्बिट्रेटर का काम क्या होता है? ये मुकदमों को फटाफट क्विकली सुलझाना, आपस की डिस्प्यूट्स को फटाफट सुलझाना। तो आर्बिट्रेटर आपको हेल्प करता है आपके डिस्प्यूट सेटल करने में। तो क्या एक पार्टनर किसी मुकदमे को आर्बिट्रेशन में ले जा सकता है बिना किसी से कंसल्ट करे? नहीं, नहीं ले जा सकता बच्चों। तो ये हमारे पास एक्ट्स हैं जो पार्टनर नहीं कर सकता, विच इज नॉट इन इट्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। देखो जरा क्या दिया हुआ है। द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस टू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में एक पार्टनर अकेला नहीं सबमिट कर सकता डिस्प्यूट, दूसरे पार्टनर्स के साथ मिलके कंसेंट करके तो ही हो सकता है। एक पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है कि वो अकेला ये काम कर दे। आगे क्या लिखा हुआ है? ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, कैन नॉट ओपन अ बैंक अकाउंट on behalf of firm in his own name। वो फर्म के बिहाफ पे ये नहीं बोल सकता कि मेरे नाम से बैंक अकाउंट खोल, फर्म के बिहाफ पे नहीं, उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता बच्चों। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी में सबसे पहले आप आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते, यानी आप सीधा कोई भी मुकदमा, कोई भी डिस्प्यूट सीधा आर्बिट्रेशन में नहीं ले जा सकते, आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं है, आपको दूसरे पार्टनर से पूछना पड़ेगा। अगर ले गए तो फिर फर्म बाउंड नहीं है उस चीज़ के लिए। दूसरी चीज़ बच्चों, आप कोई बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते अपने नाम से। तीसरी चीज़ क्या लिखा हुआ है? कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म। आप किसी भी क्लेम को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज एनी क्लेम। इसका मतलब फर्म ने किसी से कोई पैसा लेना है, ठीक है, फर्म को कोई अमाउंट रिसीव करनी है और ये कह रहा है जाओ छोड़ दिया, मैं बोल रहा हूँ ना छोड़ दिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया मैंने, खत्म करा मैंने, मत दो पैसा, कोई बात नहीं चलेगा। ये किसी पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं है बच्चों, ये अकेला नहीं कर सकता, एप्लीकेबल ही नहीं है। 4 5 6 7 सर क्या ये याद करनी पड़ेंगी? बेटा पता होनी चाहिए आपको कि कौन कौन सी चीज़ें इम्प्लाइड अथॉरिटी में आती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं आती। विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, कैन नॉट विड्रू अ सूट। कोई भी केस जो फर्म ने फाइल करा हुआ है, एक अकेला पार्टनर उसको विड्रॉ नहीं कर सकता, उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में बच्चों नहीं आता। उसके बाद क्या आता है? एडमिट एनी लाइबिलिटी इन सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म, ही कैन नॉट एडमिट एनी लाइबिलिटी। अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है और अकेला ही पार्टनर बोल रहा है हाँ ठीक है मैं पैसा भरूंगा, मैं लाइबिलिटी एडमिट करता हूँ कि पूरी फर्म आपको पैसा पे करेगी, नहीं करेगी भाई, नहीं करेगी, ये आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं है, आप अकेले कर ही नहीं सकते एडमिट किसी भी क्लेम को, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बच्चों, और क्या चीज़ें हैं?
acquire immovable property on behalf of the firm, cannot acquire immovable property। ये सब ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म हो रहा है बच्चों, ध्यान रखना। फर्म के बिहाफ पे वो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी एक्वायर नहीं कर सकता। एक्सप्रेस करना पड़ेगा, एग्रीमेंट में लिखो, एग्रीमेंट में लिख दो कि भैया ये फर्म थी 3 पार्टनर्स की, कौन कौन 3 पार्टनर थे, आर पी के, और आर को हमने राइट दिया है कि वो क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है प्रॉपर्टी फर्म के बिहाफ पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो फिर उस सिनेरियो में अलाउ हो जाएगा। सही है या नहीं है बच्चों? अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर वो आपकी राइट्स में नहीं आता। अच्छा जी, और क्या दिया हुआ है बेटा? ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। एंटर इनटू पार्टनरशिप, एक्वायर और ट्रांसफर तो एक साथ लिख लेना, ठीक है। कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप, कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। किसी भी पार्टनरशिप में भी एंटर नहीं हो सकता वो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो ये चीज़ बच्चों आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ अपने माइंड में आपको क्लियर रखनी है कि पार्टनर की क्या क्या इम्प्लाइड अथॉरिटीज़ हैं, क्या क्या वो कर सकता है, क्या क्या वो नहीं कर सकता। तो मैंने आपको पूरा चार्ट बनवा दिया बच्चों, ये देखो, ये आपके काम आ जाएगा पूरा का पूरा चार्ट। मटेरियल में तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में लिखा हुआ है, बट मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में करके और बढ़िया तरीके से लिखवा दिया कि आपको पता होना चाहिए नॉर्मल सेंस में एक पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या है। जब वो बिजनेस के बिहाफ पे कोई काम कर रहा है, बिजनेस का नाम लेके, नॉर्मल उसके बिजनेस से रिलेटेड ही कर रहा है और उसी यूजुअल वे में कर रहा है जैसे नॉर्मली आप करते हो। फिर क्या क्या चीज़ें उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में है, वो प्लेज कर सकता है, सेल कर सकता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, बाय कर सकता है गुड्स, बोरो कर सकता है, सेटल कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है डेट्स, कोई भी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक को ड्रॉ कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है। तो ये चीज़ बहुत 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 क्लियरली मेंशन्ड है। क्या क्या नहीं कर सकता वो भी क्लियरली मैंने आपको लिखवा दी, ठीक है बच्चों। यही इन सेक्शन में मेनली लिखा था, सेक्शन नंबर 17, 18, 19, यही चीज़ें यहाँ पे है। सेक्शन नंबर 18 पार्टनर टू बी एजेंट हमने डिस्कस कर लिया। इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है, कहाँ इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म, सेक्शन नंबर 22, ये क्या बोलता है, अब जरा इस पे चलते हैं। इस टॉपिक को क्या बोलूँ मैं सर, क्या तरीका होना चाहिए या क्या काम आप करें कि फर्म बाउंड कब होगी, बेसिकली ये पूछ रहा है ना। द मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म, कि फर्म को बाइंड करने के लिए क्या मोड ऑफ डूइंग वर्क होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया ना, फर्म बाइंड कब होगी। फर्म बाइंड होगी 2 तरीके से, या तो जो आपका एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, आप मेंशन कर रहे हो कि भैया ये कैपेसिटी में पार्टनर काम करेंगे, ये कैपेसिटी में इनकी चीज़ें होंगी, सही है ना। और अगर एक्सप्रेस नहीं है तो इम्प्लाइड में मैंने आपको नॉर्मली 3 चीज़ें बता दी कि फर्म के नाम से कोई काम होना चाहिए, जिस चीज़ का आपका धंधा है उसी से रिलेटेड कोई चीज़ होनी चाहिए, और यूजुअल वे में होना चाहिए, यूजुअल वे में होना चाहिए। तो फिर उस केस में फर्म बाउंड होगी, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन और एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्टनर और एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, या कोई पार्टनर करे या कोई भी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म करे, शैल बी डन इन द फर्म नेम, फर्म के नाम से होना चाहिए, या फिर किसी भी मैनर में जो आपने एक्सप्रेस करा हो, आपने बताया हो, या इम्प्लाई कर रहा हो वो, या फिर हमें समझ में आ रहा हो कि भैया यहाँ पे इंटेंशन है टू बाइंड द फर्म। इसका मतलब एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो। अगर आपका कोई भी ऐसा एक्टिविटी है जिसमें आप बता रहे हो कि मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर है, ये फर्म के बिहाफ पे कर रहा हूँ, तो भी फर्म बाउंड होगी, या इम्प्लाइड हो, समझ में आ जाए। अब क्या इम्प्लाइड है क्या इम्प्लाइड नहीं है, वो चीज़ें मैंने आपको आज बहुत क्लियरली समझाई हैं बच्चों। बहुत थोड़ा इसमें इंस्टीट्यूट के मटेरियल में थोड़ा बोरिंग वे में लिखा है, लेकिन मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ये सब नोट्स बनवा के लिखवा दिया बच्चों, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 क्या बोलता है कि क्या जो पार्टनरशिप, क्या पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी, ये जो हमने पीछे पढ़ा कि पार्टनर इतना इतना काम कर सकता है, ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है,
क्या पार्टनर अपनी इंप्लाइड अथॉरिटी से बाहर जाके भी कोई काम कर सकता है? एक्सटेंशन का मतलब इंप्लाइड अथॉरिटी से ऊपर उठ के, इंप्लाइड अथॉरिटी से ऊपर उठ के भी कोई काम कर सकता है क्या? या कोई ऐसी चीज जो उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी में है, जो उसको अलाउड है, एक्ट बोलता है कि ये उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी में है, क्या हम उसको करने से रोक सकते हैं? वो चीज क्या हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? तो पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी में क्या कोई एक्सटेंशन हो सकता है, या पार्टनर की इंप्लाइड अथॉरिटी में क्या कोई रेस्ट्रिक्शन लग सकता है? तो हम बोलेंगे यस, दोनों ही चीजें पॉसिबल हैं। एक्सटेंशन भी लग सकता है, रेस्ट्रिक्शन भी लग सकता है, लेकिन कैसे? बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। आप एग्रीमेंट कर दो ना यार। इंप्लाइड अथॉरिटी तो तब है जब आपने कोई एग्रीमेंट नहीं करा, आपने कुछ लिखा नहीं, तब इंप्लाइड की बारी आती है। इंप्लाइड से भी ज्यादा पावरफुल चीज है एक्सप्रेस एग्रीमेंट। आप लिखो ना, आप डीड बनाओ ना यार, आप डीड में जो चाहे वो लिख दो यार, कि भैया ये पार्टनर ये काम कर सकता है, हम सबने मिलके ये चीज डिसाइड करी है। इंप्लाइड तो तब पिक्चर में आता है जब आपने कोई चीज एक्सप्रेस नहीं करी होती। तो इंप्लाइड से ज्यादा भी आप कोई काम कर सकते हो। इंप्लाइड में जो है वो करने से रोक भी सकते हो किसी भी पार्टनर को। कैसे रोक सकते हो? एक्सप्रेस एग्रीमेंट से। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब एक्सप्रेस एग्रीमेंट जो है ना, वो ज्यादा पावरफुल है इंप्लाइड एग्रीमेंट से या इंप्लाइड अथॉरिटी से। आप जो एक्सप्रेस कर दोगे वो हो सकता है बच्चों, आप एक्सप्रेस करने वाले होने चाहिए, समझे? तो ये का इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। सेक्शन नंबर 20, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, आओ सर। सेक्शन नंबर 21, पार्टनर अथॉरिटी इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। क्या मतलब है सर? पार्टनर्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। देखो जरा, इसके लिए बच्चों एक सवाल लिखो, सिंपल सा क्वेश्चन लिखो। कैन एन एक्ट which is done by a partner, can an act which is done by a partner which was not in his authority bind the firm? लो जी, इसका आंसर लिखो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, जल्दी से। क्या कोई एक्ट पार्टनर ने करा जो उसकी अथॉरिटी में नहीं था, ना एक्सप्रेस में ना इंप्लाइड में, उसकी अथॉरिटी में ही नहीं था, विच इज बियॉन्ड हिज अथॉरिटी, क्या वो फर्म को बाइंड कर सकता है? क्या ऐसा एक्ट फर्म को बाइंड करता है? द आंसर इज नो। फर्म को ऐसा एक्ट बाइंड नहीं करता। बट एक इसका एक्सेप्शन है बच्चों, एक इसका एक्सेप्शन है, इन केस ऑफ इमरजेंसी। एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम लॉसेस, टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम लॉसेस। अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, कैन एन एक्ट विच इज डन बाय अ पार्टनर विच इज नॉट इन हिज अथॉरिटी बट in case of emergency and to protect the firm from losses bind the firm? अब क्या होगा? आंसर इज यस। अगर पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके भी कोई काम कर दिया, लेकिन उसने वो क्यों करा? क्योंकि इमरजेंसी थी, या वो फर्म को प्रोटेक्ट करना चाहता था बच्चों लॉसेस से, तो ऐसे केस में फर्म बाइंड हो जाएगी। ये है सेक्शन 21 जो आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया बच्चों? ये भी एक छोटी सी चीज है, जल्दी से फटाफट से लिख लो।
ठीक है जी, परफेक्ट, डन। चलो सर, सेक्शन नंबर 23, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इफेक्ट ऑफ नोटिस ऑफ एक्टिंग पार्टनर। बस 20 पेज बचे हैं, 26 तक मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद का पोर्शन बच्चों मैं आपको कल कराता हूँ, थोड़ा सा और रिकवर हो जाऊँगा, थोड़ी हेल्थ और बेटर हो जाएगी। आज वाला पार्ट मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लाइड अथॉरिटी पूरा समझ में आ गया होगा, एक्सप्रेस अथॉरिटी पूरा समझ में आ गया होगा, पार्टनर की राइट्स, पार्टनर की अथॉरिटीज़, क्या काम वो कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगली क्लास में यानी कि कल ही इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। जितने भी हमारे पास टॉपिक्स, अब ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं बचे, थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं, लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज़ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक है, राइट्स हो जाएंगे थोड़े बहुत। तो मेनली हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। थोड़ा बहुत हमारे पास चैप्टर बचा है, ये इसको कल निपटाते हैं, ख़त्म करते हैं और फिर चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे और हमारा पूरा पार्टनरशिप एक्ट समाप्त हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई नो आपको ऐसा लगा होगा, अरे भाई कहाँ गया ये इंसान, इसने 2 दिन हो गए वीडियो नहीं डाली, बट तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारा भाई तो हमेशा तुम्हारे साथ है और जितना भी बेस्ट वे में मेरे से कंट्रीब्यूट हो पाएगा मैं करूँगा और तुम्हारी पूरी मदद करूँगा इन एवरी पॉसिबल वे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हर चीज़ कराऊँगा, 2-4 दिन आगे पीछे ऊपर नीचे, बट होगा ज़रूर, ठीक है। और आपके विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम होगा, मुझे पता है टाइम इज़ प्रीशियस, बहुत ज़रूरी है समय से चीज़ों को करना और तुमने भरोसा दिखाया है और मैं उस पर पूरा खरा उतरूंगा बच्चों, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।